था कि मैं आपको एनसीईआरटी की भी प्रैक्टिस करा दूंगी जिससे कि आप सीटेट दे रहे हो ये क्लास उसके लिए भी यूजफुल होंगी। एंड अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ये जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में आप पूरा बुक नहीं पढ़ते हो या फिर हमारे लिए पूरे बुक्स की वो नीड नहीं रहती है। हमें चाहिए होगा कि उसके जो लाइन से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, जो पूछा जा रहा है एक्चुअल एग्जाम में, हमें उसे पढ़ना है। तो या तो आप एनसीईआरटी खुद से पढ़िए, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ यही क्लासेस देखिए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए एंड लाइन बाय लाइन पढ़िए। अगर आपने पढ़ा और आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एंड उसके बाद आकर के क्लासेस की प्रैक्टिस करिए। मैं आपको आज की क्लास में लगभग 50+ क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं, टाइप करते हैं। ताकि इससे क्या एक फायदा क्या होता है कि हमें पता होता है कि इस लाइन से ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपके जो अगला एग्जाम है उसको कनेक्ट करके ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो इस बेसिस पर हम प्रीवियस ईयर को सामने रख करके और उसके बाद जो फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको रख के बनाया जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एनसीईआरटी अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो बिल्कुल पढ़िए। 110% आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लोगे बट स्टिल आपसे कवर अप नहीं होगा, आप क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये नहीं समझ पाते हो, तो आपको ये क्लास देखनी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो भी आप प्रैक्टिस के लिए क्लासेस देखिए, क्योंकि इसमें आपके लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके एडीओ के एग्जाम में आपने क्वेश्चंस का लेवल देखा ही है, उसके बाद बीपीएससी का पैटर्न भी है, तो हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं उसमें 6 to 12 तक मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको मतलब सारे के सारे इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हाई सारे लेवल के क्वेश्चंस करा दूं, जो भी उस टॉपिक से, उस बुक से, उस चैप्टर से हो पा रहा हो। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हम ज्यादा रखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब ये कथन है, अब आपके माइंड पे जोर डालना है एंड बताना है कि सही है गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपने क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप डेफिनेटली बता लोगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप देखिए। सभी खगोलीय पिंड स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अच्छा, क्या सभी खगोलीय पिंड स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं? आप मुझे बताइए, क्या पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश है? पृथ्वी खुद के लाइट से चमकती है या फिर उसके पास लाइट नहीं है? सूर्य ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल। आप बताइए, क्या सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा नहीं करते हैं? करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सही बात है या गलत है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पर ये जो कह रहा है कि सभी खगोलीय पिंड स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो सभी खगोलीय पिंड कैसे हो सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि ग्रहों के पास खुद की लाइट ही नहीं है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारा सूर्य है, आपको ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के पास लाइट है, पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश है, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो यहाँ पे सभी पिंड कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे तो इन्होंने सभी खगोलीय पिंड को कह दिया, और सभी खगोलीय पिंड में आपका ग्रह भी आ जाएंगे, उपग्रह भी आ जाएंगे, पर लाइट्स तो हमेशा स्टार्स के पास है। क्लियर? इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ रट के मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप ही के लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही होने के चांसेस दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमें सही लग रहे हैं, क्योंकि एक ग्रह जैसे पृथ्वी चारों और एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। सपोज करिए हमारे पास 8 ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह भी कहते हैं हम उन्हें और बाह्य ग्रह भी कहते हैं। आप उन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हो या चट्टानी ग्रह भी कहते हो। ये हमारा सन हो गया। हम बस एक समझने के पर्पज से समझते हैं ताकि चीजें क्लियर होती जाए। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखेंगे। आप बताओ ये क्या है? बुध के बाद क्या होगा? मंगल होगा या पृथ्वी होगी? हमें पता है। अब ये यहाँ पे शुद्र पेटियां है ना? और ये बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण, ये हमारे 8 ग्रह हैं। तो मैं यहाँ पे क्या समझा रही हूँ कि ये एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, और जो ग्रह निश्चित कक्षा में परिक्रमा नहीं करता या फिर किसी और के परिक्रमा मार्ग में आता है तो उसे हटा दिया जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल है प्लूटो। प्लूटो एक उपग्रह नहीं रह गया है, सॉरी ग्रह नहीं, अब उपग्रह बन गया। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी के परिक्रमा मार्ग में आता था।
क्लियर है? अगर आपको याद होगा तो आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि वो किस ग्रह के परिक्रमा मार्ग के बीच में आता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह बनाने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त उपग्रह बनाने के लिए इसमें से क्या क्या चीजें जरूरी है? सूर्य से उचित दूरी, वायुमंडल की उपस्थिति, तरल अवस्था में जल की उपलब्धता या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण। इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अर्थ को, आपको पता है कि हमारे पास जितने ग्रह हैं, जितने ग्रहों की खोज हुई है 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ऐसा है? क्या पृथ्वी से उचित दूरी की वजह से हम अर्थ पे सरवाइव कर पाते हैं, या फिर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण हम अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं, या फिर तरल अवस्थाओं में जल की उपलब्धता के कारण हम पृथ्वी पर सरवाइव कर रहे हैं, या फिर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, यानी कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण हम अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। इसमें से क्या लगता है आपको, क्या सही हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सूर्य से उचित दूरी, हाँ ये हो सकता है। वायुमंडल की उपस्थिति सबसे बड़ा रीजन है, एंड वायुमंडल की उपस्थिति क्यों है? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। क्लियर? तरल अवस्था में जल की उपलब्धता, ये भी है, तरल अवस्था में जल की उपलब्धता भी है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, एक सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। ये डी नहीं, डी होगा, यानी कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, तरल अवस्था में जल की उपलब्धता, वायुमंडल की उपस्थिति एवं सूर्य से उचित दूरी, ये सभी के सभी अर्थ पे सरवाइव करने के लिए जरूरी है क्योंकि आप देखो हमारे सभी ग्रहों में सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे लाइफ है, अर्थ पे आप रहते हो, और किसी ग्रह पे हम नहीं जाते क्योंकि कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं फ्रीज एरिया है, कहीं ज्यादा ये है वो है, कहीं वायुमंडल नहीं है, कहीं गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कहीं कुछ और है। तो ये सारी चीजें ये है कि अर्थ के पास कुछ तो ऐसा होगा ना सबसे अलग, जिसकी वजह से हम और आप यहाँ पे रह रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन उल्का के बारे में सही है? उल्काओं के बारे में इनमें से क्या सही है? या अंतरिक्ष में घूमने वाले छोटे पथरीले पिंड हैं, क्या ये सही है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जल जाते हैं। क्लियर? ये हमेशा पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं, क्या ये हमेशा पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं? आप मुझे बताइए। देखिए, यह अंतरिक्ष में घूमने वाले छोटे पथरीले पिंड हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ये जल जाते हैं, बिल्कुल। इनका जो वेग है वो इतना तेज हो जाता है, और जब ये वायुमंडल में पहुंचता है तो वायुमंडल के साथ घर्षण करने के बाद इसमें आग लग जाती है, यानी कि वो जल जाता है, और ये हमेशा पृथ्वी पर नहीं पहुंचता। यही स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अब अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं और आप चाहते हो कि आप इस टाइप से क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करके एनसीईआरटी का जो मैं कहती हूँ ना कि आपको पढ़ने का तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी जो तरीके, अगर आप इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली आप इस बार अपना 1 नंबर जरूर रख लोगे, 1 सीट अपनी जरूर फाइनल कर लेंगे कहीं ना कहीं। क्लियर? अक्षांशीय रेखाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए कर लेते हैं। अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं, आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्लियर? अब इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड, चलिए क्वेश्चंस के पहले पढ़ते हैं, फिर हम समझाते समय इसको समझेंगे। ये समानांतर वृत्त होते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हमने एक समझने के लिए यहाँ पे ग्लोब बना लिया, ठीक है। हमने समझने के लिए अगर हमने समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ग्लोब बनाया और उसके बाद ये समानांतर वृत्त है, क्या ये समानांतर वृत्त है? ये ध्रुवों पर मिलती हैं। भूमध्य रेखा सबसे लंबे अक्षांश है, क्या इसमें सही है? आपको पता है कि हमारी अर्थ है, ये समझने के लिए समझिए, ये हो गया हमारी विषुवत रेखा, यानी कि ये हो गया हमारा विषुवत रेखा हो गई हमारी। उसके बाद आपको पता है कि 23 डिग्री ऊपर ये कर्क रेखा हो गई और ये हो गई मकर रेखा। क्लियर? अब देखिए ये क्या है, ये और अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। तो ये क्या पूछ रहा है? ये वृत्त के समानांतर है, तो ये वृत्त हो गया अगर तो क्या ये वृत्त के समानांतर है? आप मुझे बताओ, वृत्त के समानांतर है। ये ध्रुवों पर मिलते हैं, क्या ये रेखाएं ध्रुवों पर जाकर मिल जाएगी? नहीं। देशांतरीय रेखाएं ध्रुवों पर जाकर मिल जाती है, अक्षांशीय रेखाएं नहीं। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। बाकी ये ध्रुवों पर
ये ध्रुवों पर मिल जाती है, ये गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ी अक्षांश है, बिल्कुल जो हमारी इक्वेटर लाइन है वो सबसे बड़ी अक्षांश है। क्लियर? ये समानांतर, वृत्त के समानांतर होती है, ये भी सही बात है। आप मुझे बताइए कि कर्क रेखा जो हमारे भारत में है वो भारत के कितने राज्यों से हो करके गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा से ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करिए कि भारत के 8 राज्यों में कौन कौन से राज्यों से ये रेखाएं होकर गुजरती है। तो यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, ये ध्रुवों पर मिलती है नहीं। ध्रुवों पर कैसे मिलेंगी, ध्रुवों पर कैसे मिलेंगी? अगर किसी रेखाओं, एक सेकंड, अगर कोई रेखा ऐसे है, लंबी अगर आ रही है, तब तो वो यहाँ पे जाकर के ऐसे ऐसे ग्रिड बनाएगी, ऐसे हो जाएगी। अगर कोई रेखा ऐसे काट रही है तो वो कैसे जाके ध्रुवों पर मिल जाएगी? ये तो नहीं मिल सकती है। कौन सी रेखाएं मिल सकती है? ये, यानी कि देशांतर रेखाएं मिल सकती हैं, अक्षांश रेखाएं नहीं मिल सकती हैं। तो सही क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला और तीसरा बिल्कुल राइट है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है कि देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभी मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। अगर आपने ध्यान से सुना तो आप इसको कर लेंगे। सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। आप मुझे बताओ, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं क्या है, कितनी है, देशांतर रेखाएं कितनी है, क्या है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ये सारी की सारी चीजें आपको पहले तो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया गया है एंड इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड मैं अभी भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? सभी देशांतर समान लंबाई के होंगे, सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। आप देखिए, देशांतर रेखाओं का मतलब अगर कुछ भी समझ ना आए तो एक वृत्त बनाइए और उस पर इस तरह की लाइन देखिए, जैसे संतरे को देखा है आपने, या फिर तरबूज पर जैसे लाइनें होती हैं, ऐसे ये लंबवत लाइनें हैं। ये विषुवत के समानांतर नहीं है, ये विषुवत के समानांतर है नहीं, विषुवत के समानांतर तो कर्क है, अक्षांश रेखाएं हैं, ये विषुवत के समानांतर नहीं है। समय निर्धारण में इनका उपयोग किया जाता है। आप मुझे बताओ कि क्या समय निर्धारण में इनका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। हमें पता है कि 82 डिग्री जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, ये, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि समझ आए। एक सेकंड, देखिए ये रेखाएं 82.5 डिग्री, ये जो भारत की टाइम लाइन कही जाती है, यानी कि ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं। तो बिल्कुल ये समय का निर्धारण करती है। ये ध्रुवों पर मिलती है, बिल्कुल मिलती है। मैंने आपसे कहा कि आप सोचो कि कोई लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे बटी हो, तो ध्रुवों पर जा करके वो तो मिल ही जाएगी ना, ध्रुवों पर जाकर मिल जाएगी। ये ध्रुवों पर जाकर एक पॉइंट तक बच जाएगी, एक डॉट तक रह जाती है, तो ये भी सही है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी देशांतर समान, बिल्कुल समान होते हैं सभी देशांतर की, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कोई रेखाएं जो है वो यहाँ से चली और विषुवत तक रुक गई, उसके बाद चली ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं ये समानांतर लंबाई की हैं, ध्रुवों पर मिलती हैं बिल्कुल, और ये समय का निर्धारण करती हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकेंड, ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला देखिए हमारा क्या कहता है। अगला है, यदि पृथ्वी की धुरी यानी कि उसके एक्सिस का झुकाव 0 होता तो निम्नलिखित में क्या परिणाम निकलता? आप बताइए। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। हमारे अर्थ कितना एक्सिस पर झुकी हुई है, कितनी डिग्री झुकी हुई है? 0 डिग्री अगर झुकी होती तो ये होता। मैं आपसे पूछती हूँ कि अर्थ हमारी कितनी डिग्री झुकी हुई है, जिसके बाद हमें ये मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है। क्लियर? ऋतु का अभाव होता। आप मुझे बताओ, क्या ऋतु का अभाव होता? अगर आप ये समझते हैं कि 23.5 डिग्री जो हमारी अर्थ झुकी हुई है, तो ये क्यों झुकी हुई है? इसके झुकने की वजह से हमारे यहाँ मौसम चेंजेस होते हैं, हम क्लाइमेट को फील कर पाते हैं। सर्दी गर्मी बरसात जो हो रहा है इसे हम फील कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये सन हो गया। क्लियर? झुकी हुई है तो क्या होता? अगर 0 डिग्री मतलब कि वो झुकी ही नहीं होती, ऐसे सीधी होती, तो क्या होता? ऋतु का अभाव होता। बिल्कुल होता। दिन और रात की अवधि समान होती। अब मुझे बताइए, क्या कि अर्थ के झुकने की वजह से दिन रात पे कोई असर पड़ेगा? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आप मुझे बताओगे कि क्या इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ध्रुवीय क्षेत्रों पर अत्यधिक ठंड, क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड समाप्त हो जाती? बिल्कुल नहीं। कैसे समाप्त हो जाती? तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है?
अगले क्वेश्चन की बात करें, इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सच में आप ट्रस्ट करिए, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे एंड बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। आप इस बार अपना रिजल्ट फाइनल कर लेंगे। अदरवाइज जैसे पढ़ना है वैसे तो आप पढ़ ही रहे हैं। पृथ्वी का घूर्णन रोटेशन के प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से क्या सही है? चलिए, अगर आपको रोटेशन या रेवोल्यूशन में को अंतर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बस इतना समझ लीजिए कि घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पर घूमना। मैंने यहाँ पे सन बना लिया। एक सेकंड, गर्मी इतनी है। ये अगर मैंने यहाँ पे सन बना लिया, क्लियर, और मैं इसे ये मैं बनाती हूं अर्थ, और ये भी अर्थ है, क्लियर। अब ये अर्थ जो है मैं बस समझाने के पर्पज से बना रही हूँ, कोई दो अर्थ नहीं है हमारे पास। कोई ये मत कमेंट करने लगिएगा कि आपने तो दो अर्थ बनाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब समझो, ये अर्थ है, एक ही अर्थ है। अब ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है, ऐसे गोल गोल यहाँ भी घूम रही है। एंड ये 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। तो क्या हो जाएगा, जब वो अपने अक्ष पर, जैसे आप जहां खड़े हैं वहां ही घूम जाइए ऐसे गोल एक बार, तो ये क्या हो जाता है, ये घूर्णन हो गया, यानी कि रोटेशन हो गया। और अगर आप, कोई इंसान खड़ा है, क्लियर, और उसके चारों तरफ एक पेड़ की परिक्रमा कर लीजिए, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है रोटेशन, सॉरी रेवोल्यूशन, यानी कि घूर्णन और परिक्रमण, क्लियर है। जब आप घूर्णन करते हो यानी कि अपने ही अक्ष पर गोल घूम जाते हो, घूमर घूमर कर लेते हो, तो उससे क्या होगा, घूमर घूमर कर लेने से दिन और रात की अवधि चेंज होती है। और अगर आप किसी पेड़ की परिक्रमा कर लेते हो, आपने किसी मंदिर को ऐसे गोल करके उनका चक्कर परिक्रमा कर लिया, तो ये क्या हो जाता है, इससे हमारे यहाँ मौसम चेंजेस होते हैं। होप समझ आया? इतने इजी तरीके से क्या क्या समझाने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, क्लियर। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। इतना तो समझ गए। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की घूर्णन के प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से क्या सही है? दिन और रात का निर्माण होता है। क्या घूर्णन की वजह से रात और दिन का निर्माण होता है? बिल्कुल होता है। समय का विभाजन, क्या समय का विभाजन जो है वो घूर्णन की वजह से होता है? आप मुझे बताइए। ऋतु परिवर्तन, नहीं, ऋतु परिवर्तन हमारा परिक्रमण की वजह से होगा, यानी कि रोटेशन की वजह से नहीं होगा, क्लियर। समय का विभाजन नहीं, सॉरी, ऋतु, समय का विभाजन होगा, ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। दिन है कि रात है, एम हो रहा है या पीएम हो रहा है, ये तो हम पृथ्वी के घूर्णन से ही तय करते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक सेकंड, क्लियर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। होप समझ आ रहा हो आपको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि लीप वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब इसमें से लीप वर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है, आप मुझे बताओगे। हर वर्ष या हर 4 सालों में आता है। क्या जो लीप ईयर लगता है वो हर 4 सालों में आता है या 5 सालों में आता है? आप बताइए। इसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, ये सही है गलत है? या पृथ्वी की परिक्रमा अवधि को संतुलित करने के लिए होता है? क्या ये पृथ्वी की परिक्रमा अवधि को संतुलित करने के लिए होता है? अब इसका राइट आंसर कौन बताएगा? देखिए, यह हर 4 साल में होता है, बिल्कुल। इसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यह पृथ्वी की परिक्रमा अवधि को संतुलित करने के लिए ही तो होता है। पृथ्वी, हम कह देते हैं ऐसे कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगाती है, पर पृथ्वी एग्जैक्टली कितना डेज लगाती है? 365 दिन कुछ घंटे, और वही कुछ घंटे जो हैं वो 11 महीने में जुड़ते जुड़ते 24 घंटे बन जाते हैं, और उसे जोड़ा जाता है फरवरी में। तो 4 साल के बाद वो 24 घंटे में बन जाता है, यानी कि 24 घंटा हो जाता है ये कुछ मिनट्स, क्लियर। और उसके बाद 4 साल के बाद हम 1 साल ज्यादा करते हैं, सॉरी 1 दिन फैब में अटैच करते हैं। तो इसका राइट आंसर तीनों के तीनों हो जाएंगे, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है। मानचित्र के पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई, विचार किया जाए। क्या कह रहा है कि बड़े पैमाने में मानचित्र के छोटे क्षेत्र को अधिक विस्तार से दिखाया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। छोटे पैमाने के मानचित्र बड़े क्षेत्र को कम विवरण के साथ दिखाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पैमाना मानचित्र की सटीकता को प्रभावित करता है। अब इसका राइट आंसर बताओ। ए, बी सही है, 1, 3 सही है, तीनों सही है, केवल एक सही है। बड़े पैमाने के मानचित्र छोटे क्षेत्र को अधिक विस्तृत दिखाता है, बिल्कुल सही है। छोटे पैमाने के मानचित्र बड़े क्षेत्र को कम वितरण के साथ दिखाते हैं, ये भी सही है। पैमाना मानचित्र की सटीकता को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, क्लियर। मैप भी याद रखो 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल मैप,
फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिकल मैप। ये याद रखना है आपको। फिजिकल में क्या पूछा जाता है, पॉलिटिकल में क्या पूछा जा रहा है आपसे, थेमेटिकल मैप में क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीजें भी पूछी जाती है। तो इसका सही हो जाएगा तीनों के तीनों, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला कहता है कि परंपरागत चिन्ह यानी कि जो सिंबल्स हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो सिंबल्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो रहा है, ये विश्व भर में समान होते हैं। क्या जो सिंबल्स है वो विश्व भर में समान है, ये मानचित्र को समझने में सहायता करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये केवल सजावट के लिए है। अब ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाना चाहिए कि कोई भी चीज सिर्फ सजावट के लिए थोड़ी होती है और विश्व भर में समान है, बिल्कुल है। क्लियर। और ये मानचित्र को समझने के में सहायता करते हैं। अब जैसे मैप के सिंबल्स ही आप समझ लो, जैसे कोई पॉलिटिकल मैप है यार या फिजिकल मैप है, तो उसमें जो माउंटेन एरिया है, ऐसा नहीं है ना कि ये माउंटेन का सिंबल है तो आप यूएस के माउंटेन को पढ़ेंगे तो वहां पे अलग पैमाना है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन रेंज को पढ़ा तो उसके लिए अलग पैमाना है, बिल्कुल नहीं है। ये सिंबल्स जो है वो विश्व भर में समान है और ये मानचित्र को समझने में बिल्कुल सहायक होते हैं। तो हमारे कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 2। ओके। पृथ्वी के प्रमुख मंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भाई चलिए कर लिया जाए। पृथ्वी के 11 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, पृथ्वी के प्रमुख मंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किया जाए। लिथोस्फीयर ठोस भाग है, हाइड्रोस्फीयर जल का भाग है एंड वायुमंडलीय गैस की परत है। 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, तीनों सही है। लिथोस्फीयर ठोस भाग है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोस्फीयर है हमारा जलीय भाग, बिल्कुल सही है। एंड वायुमंडल यानी कि बायोस्फीयर है हमारा गैसीय भाग, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कहता है कि बायोस्फीयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका आंसर तो दिख गया, ये हो जाएगा जीवन का क्षेत्र जहां तीनों मंडल है। ये भी बहुत बार ये टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन था, डिट्टो पूछा गया था कि बायोस्फीयर के संदर्भ में कौन सा सही है, केवल जलीय क्षेत्र, केवल भूमि क्षेत्र, केवल वायुमंडल या फिर जीवन का क्षेत्र जहां तीनों मंडल है। इसका सी हो जाएगा, क्योंकि जल मंडल के लिए जल है सिर्फ, वायुमंडल के लिए जहां वायु है सिर्फ, लेकिन बायोस्फीयर का मतलब हो जाएगा जीवन का क्षेत्र। जीवन का क्षेत्र मतलब जहां सारी चीजें उपलब्ध हो, जहां पे आप गैस भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, ये सारी की सारी धरती भी है, यहाँ पे जहां पे जीवन संभव हो रहा है। आसमान में लटक के तो नहीं जियोगे ना, तो इसलिए सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा कहता है कि महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। भाई एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, बिल्कुल है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। अंटार्कटिका में स्थानीय मानव बसाव नहीं है। अंटार्कटिका में कौन रहता है, तो ये तो तीनों सही होने चाहिए, तो तीनों सही कर दीजिए फिर। यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका में नहीं कोई बसता, क्योंकि वो बर्फीला क्षेत्र है, वहां पे बर्फ है सिर्फ, तो वहां पे कौन बसने जाएगा भाई। कौन है जो अंटार्कटिका में जाके बस रहा है, कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि महासागरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब चलिए महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं कि महासागर के बारे में इनमें से क्या सही होगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है। अटलांटिक महासागर सबसे गहरा है। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अटलांटिक महासागर सबसे गहरा नहीं है। यही मैं देखने वाली थी कि इन आप में से कौन कौन है जो सही बताते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंद महासागर तीसरा महासागर है सबसे बड़ा, लेकिन अटलांटिक महासागर सबसे गहरा नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा महासागर सबसे गहरा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार किया जाए। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। चलिए ठीक है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इस कारण सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर उगता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। क्या सही लग रहा है आपको, 1 3 2 3 1 3 या फिर कोई नहीं। देखिए इसी कारण इसी कारण सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर उगता हुआ दिखाई देता है। क्या पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब होता है, बिल्कुल होता है। इसी कारण सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर उगता दिखाई देता है। अब आप मुझे बताओ ये कैसे सही होगा, नहीं होगा ना, इसलिए इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर।
अगला है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाए तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूम रही है वो कम हो जाए तो क्या होगा? दिन और रात की अवधि बढ़ जाएगी। अब अर्थ अगर घूमेगा ही नहीं अपने अक्ष पर तो क्या इसमें दिन और रात की अवधि बढ़ जाएगी? तापमान में अत्यधिक अंतर होगा, क्या होगा? यह समय की गणना प्रभावित होगी। अब समय की गणना आप मुझे बताओ कि पृथ्वी के घूमने से कैसे प्रभावित होगी, क्या होगी? तो हो जाएगा सी, यानी कि ये तीनों के तीनों सही है। हो गया ना कंफ्यूज? इसलिए मैं कह रही हूँ कि पढ़िए, एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना होता है और ऐसे उसके सारे, आप अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स भी उठाते हो तो आप देखोगे कि लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस है, हर लाइन से, हर कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको कैसे एक इजी वे से समझा दिया जाए और आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए, उस तरह से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो चलिए आगे, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिक्रमा के बारे में सही है? अब परिक्रमा और परिभ्रमण मतलब कि घूर्णन और परिक्रमण में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक दो क्वेश्चन ज्यादा इसमें वो किए हैं ताकि आप क्लियर कर लो एक बार में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिक्रमा के बारे में सही है? पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर घूमती है। पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर घूमती है। चलिए आगे देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बिल्कुल। पृथ्वी स्थिर रहती है। अब ये तो देखते ही कट कर दो पहले, केवल चंद्रमा घूमता है। केवल चंद्रमा घूमता है, पृथ्वी कहाँ जाती है घूमने? यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए हम विचार करते हैं कि पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अच्छा ठीक है, यह झुकाव ऋतुओं का कारण है। बिल्कुल, यह झुकाव दिन रात का कारण है। नहीं भाई, ऋतुओं का कारण हो सकता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकना, यानी कि 23.5 डिग्री जो हमारी अर्थ झुकी हुई है, वो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, मौसम बदलते हैं, दिन और रात की अवधि होती है घूर्णन से। तो ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा से संबंधित है? इनमें से कौन सा परिणाम पृथ्वी की परिक्रमा से संबंधित है? परिक्रमा से याद रखो, परिक्रमा जैसे तुम घूम रहे हो ना जिसके पीछे, अब समझो वो परिक्रमा, वो इंसान सेंटर में है और तुम घूम रहे हो। क्लियर? ऋतु परिवर्तन, वर्षा की लंबाई और दिन रात, इससे क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम पृथ्वी की परिक्रमा से संबंधित है? ऋतु परिवर्तन क्या परिक्रमा से होता है या घूर्णन से होता है? बताइए। वर्षा की लंबाई, वर्ष की लंबाई या दिन और रात की अवधि? 1 2 1 3 1 4, बताइए क्या होगा? इसमें हो जाएगा ए, वर्ष की लंबाई नहीं होती है हमारे परिक्रमण से। क्लियर? ऋतु परिवर्तन और दिन रात होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित मानचित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई मानचित्र के संदर्भ में कर लेते हैं। मानचित्र पृथ्वी का समतल चित्र है। मानचित्र पृथ्वी का समतल चित्र है, ठीक है। केवल इसमें स्केल, दिशा और प्रतीक होते हैं। ओके, यह ग्लोब से अधिक सटीक है। ये ग्लोब से अधिक सटीक है। अब इसका ऑप्शन बताइए, 1 और 2, 2 3 या 1 3 या फिर सारे के सारे सही है। यहाँ पे तीसरा कैसे सही हो सकता है? ये ग्लोब से सटीक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्केल के संदर्भ में कौन सा सही है? स्केल के संबंध में क्या सही हो सकता है? दूरी का अनुपात, दिशा का संकेत, प्रतीकों का समूह या केवल सजावट? वाह क्या ऑप्शंस है, केवल सजावट नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़े पैमाने का मानचित्र है? इसमें से कौन सा बड़े पैमाने का मानचित्र होगा? विश्व मानचित्र, महाद्वीप मानचित्र, शहर का नक्शा या फिर देश का नक्शा? कंफ्यूज नहीं होना है, शहर का नक्शा होगा, इनमें से सबसे बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा। क्लियर? हमेशा याद रखो, छोटे छोटे चीजों को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है और बड़े पैमाने को छोटे छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है। कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। पूरा सारे के सारे क्लास 6 के क्वेश्चंस हैं इसमें, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो प्लीज इसके साथ बने रहिए एंड इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए किया जाए। स्केच अनुमानित होता है, प्लान आधारित सटीकता होती है या दोनों में स्केल नहीं होता? अब इसका ऑप्शन बताइए, 1 2 2 3 या तीनों सही है? इसका सही है, दोनों में स्केल नहीं होता, यही गलत है। ये दोनों तो सही है, ये दोनों सही है, गलत कौन है? तीसरा। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वायुमंडलीय गैसों से बना है। वायुमंडल गैसों से बना है, हाँ भाई ठीक है। यह पृथ्वी को घेरता है, ठीक है, ये भी ठीक है। यह जीवन के लिए आवश्यक है। अब मुझे बताओ क्या सही होगा? ऑप्शन ए 1 2 2 3, ये सारे के सारे सही है।
हमारे जीवन के लिए तो आवश्यक है ना हमारे यहाँ। अब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो फिर आप जिंदा कैसे रहोगे? जिस हिसाब से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, शहरीकरण बढ़ते जा रहा है, आप इंडस्ट्रीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए पौधे काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, आप देख लो क्या हाल हुई है, अर्थ का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये चीजें हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर? बायोस्फीयर के संदर्भ में कौन सा सही है? ये जीवन के लिए है और ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे 2 बार ऐड करा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर? अब ये तो बता दो कौन है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर? प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त क्या है वो भी मुझे बताइए। क्या है? मेरियाना ट्रेंच। ओके, अगला है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सही है या गलत है? अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा है, ओके, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, सही है या गलत है? ऑप्शन ए 1 2 सही है, 2 3 सही है और तीनों सही है। जी हाँ, ये तीनों सही है, यानी कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, बिल्कुल सही बात है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा है, ये भी सही है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है, महाद्वीप है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि अंटार्कटिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अंटार्कटिका सबसे गर्म महाद्वीप है, बिल्कुल भी हाँ या ना? नहीं, अंटार्कटिका बर्फ से ढका है तो सबसे गर्म कैसे हो जाएगा? स्थायी जनसंख्या रहती है, बर्फ पे कौन रहने जा रहा है? जहाँ पे सारे सब बर्फ ही बर्फ है, सारी चीजें जमी हुई है, तो वहां पे कौन रहने जाएगा? ये बर्फ से ढका है बिल्कुल। और सबसे छोटा महाद्वीप कैसे हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा कि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी आप एलिमिनेशन मेथड्स का भी यूज करते हो तो चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। अगला है पृथ्वी की आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, हम लोग विचार कर लेते हैं। पृथ्वी की आकृति के संबंध में करना है तो पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार है। क्या पृथ्वी सिर्फ गोली है? पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा की तरफ उभरी हुई है। अच्छा, ये भी ठीक है। इसकी आकृति को क्या है? जियोइड कहते हैं। ठीक है, अब क्या यह पूर्णतः गोल है? पृथ्वी हमारी गोल तो नहीं है, तो इसको तो देखते हैं कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही बी, यानी कि क्या सही है? एक गलत है। पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, पृथ्वी हमारी जियोइड है और ये ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इसका राइट हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिन और रात के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, हम विचार कर लेते हैं। पृथ्वी का घूर्णन इसका प्रमुख कारण है। दिन और रात के होने का प्रमुख कारण क्या पृथ्वी का घूमना है? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्या इससे दिन और रात प्रभावित होंगे? या फिर पृथ्वी का आधा भाग हमेशा अंधकार में रहता है? अब चलिए इसका आंसर करके बताइए। 1 3 सही है, 2 3 सही है या तीनों सही है? यहाँ पे 2 गलत है ना। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर थोड़ी घूमती है, पर उसे दिन और रात की अवधि थोड़ी होती है, इससे तो हमारा मौसम चेंज होगा, है ना? तो इसका सही क्या हो जाएगा? 1 और 3, और 1 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से पृथ्वी की परिक्रमा क्लियर से प्रभावित है? अब क्या प्रभावित होगा? अभी मैंने चीख के बताया कि जब भी घूर्णन होगा तो दिन रात होंगे, और जब भी परिक्रमा होगा यानी कि जब आप खुद ही गोल में घूम जाओगे, घूमर घूमर कर लोगे, तो दिन रात होंगे। और जब आप किसी के चक्कर लगाते हो, ठीक है, उसको सामने रख के और उसको ऐसे गोल घूम दो, ठीक है, मंदिर की परिक्रमा कर लो, तो ये क्या हो गया? ये हो जाता है ये हो जाता है ऋतु परिवर्तन, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या है? आप इसमें से चुनो, क्या होगा? दिन रात, वर्षा की अवधि, या फिर क्या है? तो केवल ये दोनों सही है, दिन और रात और ऋतु परिवर्तन। एक सेकंड, क्या है यहाँ पे? परिक्रमा के कारण निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की परिक्रमा को प्रभावित करता है? परिक्रमा को पूछ रहा है, दिन और रात नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शंस में गलती हो गई है, ए ऑप्शंस, केवल सी सही हो जाएगा। एक सेकंड, यानी इसका सी सही है। क्लियर? हो जाती है टाइप करने में कभी कभी गलतियां, कोई बात नहीं, हम है तो यहाँ पे करेक्ट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है भाई, हम विचार कर लेते हैं। ये पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। क्या अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैली हुई है? इस तरह से अक्षांश रेखाएं हैं। ये ध्रुवों पर मिलती है। क्या ये रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं? नहीं, ध्रुवों पर मिलने के लिए रेखाओं की लंबाई चौड़ाई ऐसी होनी चाहिए, तभी तो ये यहाँ पे जाकर के ऐसे मिलेगी, है कि नहीं है? भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश है, बिल्कुल 0 डिग्री जो है वो यहाँ पे अक्षांश सबसे बड़ा है, यानी कि विषुवत रेखा है। क्या सही हो जाएगा? ये ध्रुवों पर मिल जाती है, इसे कट करके 1 और 3 सही हो जाएगा, और इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर?
अगले क्वेश्चन को देखें, देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई विचार कर लिया जाए। ये उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है, अच्छा। ये ध्रुवों पर मिलती है, ठीक है। ये समय निर्धारण में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। देशांतर रेखाएं हमारे अर्थ पर कुछ इस हिसाब से फैली हुई हैं, ऐसे। अब आप समझो कि जब ये रेखाएं जब ये यहां तक आएंगी तो ये आपस में मिलेंगे ही ना, ध्रुवों पर तो ये मिल ही रही हैं, तो ये तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसे हो जाएंगी तो क्या सही है, ये ध्रुवों पर मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। ये समय निर्धारण में सहायक है, बिल्कुल है भाई, तो सी ऑप्शन इसका सही है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें सही है। समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लिया जाए। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, हाँ या ना। प्रत्येक 15 देशांतर में 1 घंटा होता है और सभी देशों में एक ही समान होता है। अब मुझे इसका आंसर करके बताओ। एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कैसी लग रही है? और आपको ये चीजें कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम इसे खुद से आपके लिए टाइप करके पढ़ के और समझ के बना के फिर आपके सामने लेकर आते हैं। तो आपका एक फीडबैक भी हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो चलिए हम क्लासेस तो करा ही रहे हैं, आगे आप खुद देख लेना आपको क्या करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। अब हमने तीसरा क्यों काटा कि सभी देश में एक ही समान नहीं है। भारत में सिर्फ एक टाइम लाइन है, बट और ऐसे देश है जैसे यूएस है, रशिया है, यहाँ पे बहुत सारे टाइम लाइन्स हैं, बहुत सारे रेखाएं हैं जो कि वहां पे, जैसे हमारे यहाँ 82 डिग्री जो है वो समय के लिए है, यानी कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे हम आगे हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ 82 डिग्री देशांतर है वो भारत में समय निर्धारित करता है। क्लियर है? पर ऐसा नहीं है कि हर देश में सिर्फ एक ही लाइन हो, वहां पे बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। मानचित्र के पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, हम विचार कर लेंगे। यह वास्तविक दूरी और मानचित्र दूरी का अनुपात है। अच्छा, बड़े पैमाने के मानचित्र अधिक विवरण दिखाई देते हैं, ठीक है। छोटे पैमाने के मानचित्र अधिक सटीक होते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ। देखिए, छोटे पैमाने के मानचित्र अधिक सटीक नहीं होते हैं ना, तो यहाँ पे ये दोनों ही सही हुआ, यानी कि ए बिल्कुल सही हुआ। क्लियर? अब मैंने इसको ऊपर एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने इसे अभी यहाँ नहीं बताया। परंपरागत चिन्ह सिंबल्स के संदर्भ में क्या सही है? सिंबल्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये विश्व भर में समान रूप से समझे जाते हैं, बिल्कुल है। मानचित्र को सरल बनाते हैं, बिल्कुल। वे सजावट के लिए होते हैं, नहीं। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखिए। ओके, स्केच और प्लान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार किया जाए। चलिए भाई विचार कर लिया जाए। स्केच अनुमानित होता है, प्लान अधिक सटीक होता है, और प्लान में स्केल होता है। क्या सही है इसका? तो सी सही है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी के प्रमुख मंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ये तीनों के तीनों हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बायोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, यह जीवन का क्षेत्र है, इसमें तीनों मंडल शामिल है, यह केवल भूमि पर सीमित है। ए और बी सही है, इसमें तीनों शामिल है, पर यह केवल भूमि तक सीमित नहीं होता। महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित सही। अच्छा चलिए, ये भी हो गया है। महासागरों के संदर्भ में ये क्वेश्चन भी मैंने कराए। अच्छा, इसके आगे लगता है क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। ओके, ये है इक्वेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इक्वेटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए तो इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश है, बिल्कुल है। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, बिल्कुल बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ रात दिन लगभग बराबर होता है। अब यही प्रॉब्लम है क्या विषुवत रेखा पर, यानी कि यहाँ विषुवत रेखा ऊपर हो गया 23.5 डिग्री कर्क, 23.5 डिग्री नीचे मकर। अब क्या यहाँ पे रात दिन लगभग बराबर होगा? इक्वेटर पर क्या रात दिन बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आप समझो ना, ये बीच में है, यहाँ पे रात दिन तो बराबर होंगे ही ना। क्लियर? यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट लंबवत पड़ रहा है, लंबवत पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइम मेरिडियन के बारे में सही है? प्राइम मेरिडियन लाइन के बारे में क्या सही है इसमें से? यह 0 डिग्री देशांतर है, बिल्कुल। यह समय निर्धारण का आधार है, हाँ है। यह भूमध्य रेखा है, नहीं। भूमध्य रेखा हम कहते हैं कर्क रेखा, सॉरी क्या कहते, एक सेकंड, विषुवत रेखा को। क्लियर?
भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये सब हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को, जो कि है हमारी विषुवत रेखा, जो कि विश्व को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुआ? अगर आप अक्षांश, अगर हमारा ये हो गया 0 डिग्री का विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, इसके ऊपर 23.5 डिग्री है हमारी कर्क रेखा। अब कर्क रेखा मैं क्यों बार बार बताती हूँ, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से जाती है और आपसे पूछी जाती है। इसके नीचे 23.5 डिग्री है मकर रेखा, ये भी आपको याद रखना है, तो ये नहीं होगा, तीसरा काट दीजिए, बाकी सब सही है। क्लियर? अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। एक डिग्री देशांतर में 4 मिनट में वो 1 डिग्री देशांतर तय करेगी, या फिर 15 डिग्री में 1 घंटा। ये सारे सही हैं, तीनों सही है। क्लियर? इस बार अगर आप सीटेट का क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि कोई स्थान 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर है तो उसका समय क्या होगा? अब ये होगा जीएमटी से आगे। क्लियर है? इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है भाई, हम कर लेते हैं विचार। ग्लोब यह पृथ्वी का त्रिमितीय यानी कि 3D मॉडल है, यह अधिक सटीक है और इसमें आसानी से देखा जा सकता है, या फिर उसमें हम चीजें पहचान लेते हैं। क्या सही है इसमें? ए सही है। इसमें क्या देखोगे आप, आसानी से कैसे देख सकते हो? ग्लोब में सारी चीजें इतनी छोटी छोटी दिखाई देती है, यह पृथ्वी का ही एक छोटा रूप कहा जाता है। क्लियर? मानचित्र की दिशा कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शंस कैसे होने चाहिए, डिस्टेंस कैसा होना चाहिए। उत्तर की ओर उत्तर दिशा है, दिशा देखने के लिए नॉर्थ, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। दिशा का कोई महत्व नहीं है। अब इसको तो पहले काटी, इसका क्या मतलब है कि दिशा का कोई महत्व नहीं है, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने तीसरा काट दिया तो ए बिल्कुल सही हो गया। तो ये थे आज के आपके क्लास के 50 क्वेश्चंस, जो आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से थे। और मुझे पता है कि आपने बहुत टाइप से एनसीईआरटी की प्रैक्टिस की होगी, बट ट्रस्ट में अगर आप इस तरह से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही पूछा जा रहा है। अगर हमें फैक्ट्स पता है और हम चीजों के कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं, हमने लाइन से प्रैक्टिस नहीं की है, हमने अपने थिंकिंग स्किल्स को डेवलप नहीं किया, इंप्रूव नहीं किया है, तो हम एग्जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि आपसे इस टाइप के लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हमने सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स याद कर रखे हैं और वो डिजिट्स हमें फंसा देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि आपको डिजिट्स नहीं याद करने हैं, याद करने हैं, बट हमें प्रैक्टिस ऐसे भी करनी है। सो इसी के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए, एंड अपनी प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।